बहुत आसानी से लोग पूछ बैठते हैं कि आखिर चीन किसी और देश को अपना गुलाम कैसे बना लेता है। आखिर ड्रैगन के जाल में ज्यादातर देश फंसते कैसे जा रहे हैं और चीन की वो सीक्रेट कंडीशंस क्या होती हैं जिनको जानने के बाद भी कई देश कर्ज लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और चीन क्यों दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए एकदम आगे खड़ा रहता है। ये सारे सवाल तो पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इसके जवाब दो तरह से बताए जाते हैं। पहले उन देशों के बारे में जिन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, और दूसरा कि चीन आगे किन देशों को अपने कब्जे में लेने के बारे में सोच रहा है और इस सोचने के पीछे क्या रणनीति होती है। सबसे पहले ये समझते हैं कि चीन की क्या रणनीति है जिसके तहत वो एशिया के बाकी देशों पर भी अपना एक हद तक कब्जा करना चाहता है। 2020 में जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन अब तक $5.6 ट्रिलियन का लोन अलग अलग देशों को विकास के नाम पर बांट चुका है, और ये रकम भारत की अर्थव्यवस्था का दोगुना है। इसके साथ ही विश्व में जितने भी द्विपक्षीय संबंधों के तहत लोन बांटे गए हैं उसका 65% हिस्सा अकेले सिर्फ चीन नहीं बांटा है। यानी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि चीन छोटे देशों को कैसे कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लेता है। साल 2017 में चीन की सरकार ने एक व्हाइट पेपर जारी किया था जिसमें उसने बांटे गए लोन को इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन कहा था, और उसने अपने देश की जनता को ये बताया था कि वो जो लोन अलग अलग देशों को बांट रहा है वो साउथ साउथ कोऑपरेशन का हिस्सा है, जो कि विश्व समुदाय का जिम्मेदार देश होने के नाते चीन का काम बनता है। लेकिन असलियत काफी अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने विश्व के 58 देशों को अपने कर्ज के जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिनमें पाकिस्तान और श्रीलंका भी शामिल हैं, जिनकी तबाही आपने देखी है। चीन जो कर्ज देता है उसे वो ग्लोबल रिफॉर्म के नाम पर दिया गया कर्ज बताता है और कहता है कि उसका लोन बांटने का मकसद विश्व में सार्वजनिक तौर पर अच्छा काम करना है, और वो दुनिया के जिम्मेदार देश होने के नाते ऐसा कर रहा है। लेकिन अगर आप चीन की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज को गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीनी कर्ज काफी ज्यादा खतरनाक और हिंसक है, जिसमें फंसने वाला कभी भी बाहर नहीं निकल सकता। एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी शर्त मानने के साथ ही कर्ज लेने वाला देश पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाता है, और वहां की राजनीति पर चीन इनडायरेक्ट तौर पर कब्जा कर लेता है। चीन जो लोन बांटता है उसका करीब 60% हिस्सा कमर्शियल रहता है, और उसमें किसी भी तरह की कोई छूट नहीं रहती है, जो एक बहुत बड़ा धोखा होता है। कर्ज देने से पहले चीन पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेता है कि उसका लोन किसी भी पब्लिक वेलफेयर के काम में ना जाए, और जो वो लोन दे रहा है उसके जरिए उस देश पर उसका कंट्रोल हो जाए। दरअसल लोन देकर भी चीन अपना ही विकास करता रहता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो काम हुआ है उसके लिए चीन ने पाकिस्तान को भारी ब्याज दरों पर कर्ज दिया है, लेकिन कर्ज के साथ साथ पाकिस्तान में जो भी काम हो रहा है उसमें काम करने वाले मजदूर भी चीन के हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। ऐसा ही उसने श्रीलंका और नेपाल के साथ भी किया, जिस वजह से श्रीलंका तो दिवालिया हो गया। अब नेपाल की बारी है। चीन जो कर्ज दुनिया के देशों को बांटता है उसके पीछे काफी कठोर शर्तें रखी गई होती हैं, और उन शर्तों में सबसे बड़ी शर्त प्राइवेसी की होती है। यानी कर्ज लेने वाले देश इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने चीन से किन शर्तों पर कर्ज लिया है, वहीं चीन ने उन्हें कितना कर्ज दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये भी बताने की मनाही होती है, जो सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के नियमों का उल्लंघन है। चीन से कर्ज लेने वाले देशों पर छिपे हुए कर्ज का भार काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और जनता को चीन द्वारा दिए गए कर्ज और कर्ज की शर्तों का पता ही नहीं लग पाता है। इसके साथ ही चीन जो लोन बांटता है वो नो पेरिस क्लब एग्रीमेंट से अलग रहता है। नो पेरिस क्लब वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विश्व के तमाम लोन बांटने वाले बड़े बड़े देश शामिल हैं, जो लोन देने वाले देशों की सिक्योरिटी तय करते हैं, और अगर कर्ज लेने वाला कोई देश कर्ज चुकाने में नाकाम साबित होता है तो फिर उसे रियायत दी जाती है। लेकिन चीन कर्ज देते वक्त सबसे पहले शर्त को हटा देता है, यानी कर्ज लेने के साथ ही देश इनसिक्योर हो जाता है। आइए अब उन देशों के बारे में जानते हैं जो चीन के नहीं हैं लेकिन चीन के कब्जे में हैं, और ये कब्जा चीन ने बहुत सालों से कर रखा है। ईस्ट टर्किस्तान। चीन ने ईस्ट टर्किस्तान पर 1949 में कब्जा कर लिया था।
चीन इसे शिनजियांग राज्य बताता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम हैं, जबकि 40% हान चीनी हैं। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी अपना एरिया डिक्लेयर कर रखा है। तिब्बत मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। ईस्ट तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्म गुरु तलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने घेर लिया ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के पीछे ये भी एक कारण था। इनर मंगोलिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में मान लिया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। ताइवान। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कॉमिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहां गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने कॉमिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कॉमिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते थे, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका हिस्सा है। हांगकांग। हांगकांग पहले चीन का हिस्सा था, लेकिन 1842 में अंग्रेजों के साथ युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आज़ादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेषाधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं है। मकाओ। मकाओ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था। दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाओ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ था जो हांगकांग के साथ हुआ था। हांगकांग की तरह भी मकाओ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आज़ादी दे रखी है। इसके अलावा अगर बात करें भारत की, चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। माना जाए तो अभी जितने भारतीय हिस्से पर चीन का कब्जा है, उतना एरिया स्विट्जरलैंड का भी नहीं है। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है, जबकि स्विट्जरलैंड का एरिया 41,285 स्क्वायर किलोमीटर है। तो दोस्तों, ये थी चीन के कब्जे वाले देश और कब्जे में लेने की रणनीति। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।